हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज आपका ये थर्ड पार्ट है ईबीएस सीरीज जो चल रहा है सीटेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है ये थर्ड वीडियो है। अगर अभी तक आपने वीडियो फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में सीटेट क्वेश्चन पेपर या सीटेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप चेक कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन मैड गांव एंड नागर कोयल इज नियरली about 1134 kilometers. If this distance is covered by a train in 21 hours, the average speed of the train between the railway station of these two cities in meter per second is. इसमें ये कह रहा है कि मैड गांव और नागरकोइल जो एक क्या है कि जो बीच की दूरी है 1134 किलोमीटर है। यदि जो रेलगाड़ी है 21 घंटे में इस दूरी को तय करता है, तो जो रेलगाड़ी है दोनों शहरों के बीच में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, और एवरेज स्पीड आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है, जबकि ये आवर्स में दिया हुआ है, घंटे में और किलोमीटर में दिया है। तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी कह सकते हो। तो यहाँ पे डी इज आपका 1134 जो कि आपका किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में आपको मीटर में चेंज करने के लिए यू हैव टू ऐड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000। ओके, नेक्स्ट इज आपका डिवाइडेड बाय आपका 21 घंटे में कितने, एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट, 60 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो इस तरीके से आप करके देखेंगे तो योर आंसर विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। आपका 15 जो है 15 आएगा आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज एट ए। एक स्टूडेंट है जो किसी ए पॉइंट पे है, पॉइंट का नाम है ए, एंड वॉन्ट्स टू रिच एट बी, और वो किसी बी पॉइंट पे जाना चाहता है। फॉर दिस ही फर्स्ट गोज टू ओ। इसके लिए वो पहले ओ बिंदु पे जाता है विच इज़ 90 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ए, जो कि उत्तर में है, नॉर्थ में है। मान लीजिए कि कोई ए पॉइंट है जहाँ से एक स्टूडेंट है जो कि किसी बी पॉइंट पे जाना चाहता है, अभी डायरेक्शन नहीं पता है। सबसे पहले वो क्या करता है, ओ पॉइंट पे जाता है जो कि ए से नॉर्थ साइड होता है। तो इस तरीके से आपको पता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो यहाँ वो नॉर्थ साइड जाता है। ये क्वेश्चन इस टाइप के हमेशा पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने आते हो। तो ये नॉर्थ में जाता है जो कि 90 मीटर की दूरी तय करता है। आफ्टर दैट then he goes from O to B by covering a distance of 120 मीटर into west direction। इसमें क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया आपको दिखाने के लिए। तो वेस्ट डायरेक्शन में 120 मीटर जाता है जो कि बी पॉइंट है। एंड क्या कहता है कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी एंड द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज रिस्पेक्टिवली आर। मतलब यहाँ से बी से आपको डायरेक्शन बताना है ए की, बी की नहीं बतानी है, ए की डायरेक्शन बतानी है आपको बी के सापेक्ष। ओके, और यहाँ से इनके बीच की दूरी, यानी आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, जो समकोण बन रहा है, ये आपका जो पाइथागोरस प्रमेय है आप उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो आपको पता है ये इस तरीके से बना था ये, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये कड़ मान लीजिए, तो इसको हमने ए बी स्क्वायर मान लिया पाइथागोरस प्रमेय से। और ये ओ पॉइंट था तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जितने यहाँ पे 120 था, ये 90 इसका स्क्वायर करेंगे तो योर आंसर विल बी यस। यहाँ पे अगर हम करते हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर में था, तो अगर हम 120 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 144, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर ए बी इज इक्वल टू 144 और 20 और बढ़ जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 बनाइए। ओके, आई थिंक, हाँ, एक मिनट, यस 144 20 प्लस अगर हम 90 का स्क्वायर करेंगे तो 180, हाँ 81 20 इनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा कितना आएगा 225, और आपका जीरो जो होगा वो 20 हो जाएगा।
तो ये अंडर रूट है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, 150, 15 का स्क्वायर होता है 225, और यहाँ पे 2 जीरो तो 1 जीरो बाहर आएगा, तो 150 विल बी द राइट आंसर, 150। और ये बी के सापेक्ष किधर जा रहा था, ये इधर बी के सापेक्ष ये साउथ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और ये डायरेक्शन है ईस्ट की साइड, ईस्ट के साइड जा रहा है, तो साउथ ईस्ट विल बी द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित, हिंदी में भी बताऊंगी मैं आपको, हिंदी में भी बता रही हूँ। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। स्लॉथ एक एनिमल है जो कि इट लुक्स लाइक अ बेयर, एक भालू की तरह दिखता है, और इसके बारे में बताऊँ तो ये 17 घंटे लटक के पेड़ पे सोता है और हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है, और इसका जो लाइफ पीरियड मतलब लाइफ स्पैन है, ये 40 साल तक जिंदा रहता है लगभग। और ये अपने जीवन काल में इस 40 वर्ष में 8 से 9 पेड़ ही बदलता रहता है, बहुत लेजी एनिमल है। तो अगर इतना मैंने आपको बता दिया, आप स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं, ये तो सही है। और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते रहते हैं, ये भी सही है। स्लॉथ 10 वर्ष जीते हैं, ये गलत है। स्लॉथ 17 वर्ष जीते हैं, ये भी गलत है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और 20 घंटे सोते हैं। तो सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया, तीनों नीचे के गलत है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, स्लॉथ जो होते हैं 40 घंटे 40 दिन 40 साल जीवित रहते हैं और 17 घंटे सोते हैं पेड़ पे उल्टे लटक के, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन की उष्मारोधी होने का कारण क्या है। मतलब उष्मारोधी मतलब ये क्या होता है, जो हम स्वेटर पहनते हैं वो स्वेटर की गर्मी बाहर नहीं जाती है, बिकॉज ऊनी रेशों के बीच वायु जो होती है वो फंसी रहती है, ट्रैप होती है, और वायु उष्मारोधी होता है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा फिफ्थ की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर, जो कि कितनी के बराबर है, 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है, यानी 1 सेंटीमीटर जमीन पर वो 110 मीटर दर्शाता है। तो इस मानचित्र में फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की जो दूरी है जमीन पर, वो 14.2 सेंटीमीटर है, यानी 14.2 सेंटीमीटर है। तो ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की दूरी कम से कम क्या है, तो ज़मीन पर 1 सेंटीमीटर 110 मीटर दर्शाता है। तो अगर ये ज़मीन पर इसकी दूरी निकालनी हो तो 14.2 को हम क्या करेंगे, 110 से गुणा कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा, आप गुणा करेंगे तो 1500, हाँ 1562 आ रहा है, जो कि मीटर में है, और हमें आंसर किलोमीटर में देना है। तो मीटर को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो मीटर छोटा है किलोमीटर से, तो इसको बदलने के लिए हमें क्या डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 1000 से। तो 1000 जब ऊपर जाएगा तो 3 पॉइंट से पहले क्या पॉइंट लग जाएगा, तो 1.562 इज़ द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं, रिपीट हैं ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो 1 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था उसमें भी इस टाइप की दोनों क्वेश्चंस, पैटर्न सेम ही है, बस नंबर न्यूमेरिक हैं वो बदल दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में भी बता रही। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था कि बे ऑफ बंगाल के किनारे जो बसे शहर हैं उनके नाम बताइए। तो देखिए पैटर्न तो सेम ही, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं आपको इस सीरीज़ में बताना स्टार्ट कर दिया है कि अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। तो 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किनारे अरब सागर बसा है। तो अगर मैप देखेंगे तो इस तरीके से, मान लीजिए ये मैप है इस तरीके से, अगर नीचे तो इधर साइड आपका अरेबियन सी है, अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इधर महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटका है। तो केरल, कर्नाटका और महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश नहीं है, तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटका, ना नहीं, केरल, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, देयर इज अ डांस इन विच पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ each other holding a bamboo sticks on the ground as the drum beats. The bamboos are beaten to the ground. The dancers step in
and out of the bamboo sticks and dance to the beat. The name of the dance and the state where it is performed respectively are. तो ये जो डांस है जिसमें लोग बांस पकड़ के डांस करते हैं, एक ऐसा नाच जिसमें ज़मीन पर बांस की डंडी को लेकर दो अलग अलग लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उसके राज्य का नाम बताइए जहाँ से ये डांस बिलोंग करता है। तो इस डांस को हम बांस डांस भी कहते हैं, बांस डांस भी होता है क्योंकि इसमें बैम्बू स्टिक बांस को लेकर डांस किया जाता है और ये बहुत फेमस है, जो कि चिराव डांस है मिजोरम में। इसको चिराव डांस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है हमेशा। मिजोरम में होता है चिराव डांस। The name of the fifth woman in the world and the first Indian woman to reach the peak of Mountain Everest. तो ये जो ऑप्शन है, संसार की पांचवी और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है, उनका नाम है बचेंद्री पाल। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। Select the correct statement from the following about the famous Indian festival namely होली एंड दिवाली के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, नहीं, ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो दीपावली पूर्णिमा को तो नहीं मनाई जाती, दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट है रेगिस्तान ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वृक्ष आबू ढाबू में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने जल एकत्रित मतलब इस वृक्ष के तने जल एकत्र होता है। स्थानीय लोग जब आवश्यकता होती है तो इसे पाइप से जल को निकालकर पीते हैं। इस वृक्ष की जड़ें की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन से भीतर जाती है जब तक कि जल तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर पत्ते लगे होते हैं। तो ई ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अगर देखा जाए पहला है, हाँ पहला जो ऑप्शन है ये तो सही लग रहा है। ठीक है, पहला सही है। और ये वृक्ष आबू ढाबू में पाया जाता है, नहीं ये सही नहीं है। और इस वृक्ष की जड़ें हैं जल इकट्ठा, ACD पहला सही हो जाएगा। ACD सही है। ठीक है, ACD वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में ऐसे गांव जहां पे ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट 3 से आपका 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों के अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। घर के जो अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कौन होना चाहिए? तो असम में जो लोग हैं ये बारिश के कारण बैम्बू लगा के बांस के खंभे लगा के घर को ऊंचाई पर बनाते हैं, जो कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होता है। तो ये आसाम इज़ द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री प्रीफर टू ईट बॉइल्ड टॉपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। इसमें ये कह रहा है कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोग नारियल की करी के साथ टैपियोका बॉइल्ड उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। तो अगर बात करें तो गोवा में क्या होता है कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाया जाता है। केरला में ये आंसर सही हो जाएगा। केरला इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अभी आंध्र प्रदेश आपका फल उत्पादन में सबसे आगे है, सब्जी उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट पीरियड ऑफ द पीपल ऑफ बिहार स्टेट द प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग इज। बिहार में मुजफ्फरनगर में कह सकते हैं ठीक है, बिहार राज्य में
बेसिकली जो लीची के पेड़ होते हैं उस पे बी हाइव बनाते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं अपना छत्ता ज़्यादा बनाती हैं। और ये किस समय, मतलब मधुमक्खियाँ किस समय मधुमक्खी पालन का ज़्यादा कौन सा समय उचित होता है बिहार के लोगों के लिए? तो इसमें ये अक्टूबर टू दिसंबर जो होता है ये मधुमक्खी पालन का बेस्ट पीरियड होता है बी कीपिंग के लिए, तो अक्टूबर टू दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एसिमिलेशन मीन्स, एसिमिलेशन क्या होता है? इसको हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है डाइजेस्टेड मटेरियल इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इन द बॉडी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है एसिमिलेशन का मतलब होता है, ये आपका जिन पे आ जाएगा नहीं है, पचा हुआ पदार्थ शरीर से जटिल पदार्थों को बनाने के उपयोग होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। Consider about the soil of a field in which a farmer is growing paddy crop over and over again using excess of chemical fertilizers and pesticides in the field. In your opinion, this practice will make soil of the field. क्या होता है, एक किसान है जो कि अपने खेतों पे बार बार धान की फसल लगा रहा है, लगातार लगा रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल रहा है। तो आपके ओपिनियन से पूछ रहा है कि उस खेत का क्या हाल होगा? तो ऑब्वियसली खेत बंजर हो जाएगा। तो बैरन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, खेत में कोई फसल उगना बंद हो जाएगी अगर लगातार ऐसे वही पैडी सीड्स ही बोएगा, क्योंकि खेत में फसल हमेशा एक होता है फसल चक्र, क्रॉप साइकिल, जिसमें फसल को बदल बदल के लगाया जाता है ताकि जो फर्टिलिटी है खेत की वो बनी रहे। लेकिन इसमें क्या, लगातार लगा दे तो कुछ समय के पश्चात वो बंजर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में गृह अभिविन्यास का उद्देश्य है, यानी द पर्पज ऑफ होम असाइनमेंट इन ईबीएस। ईबीएस में अगर होम असाइनमेंट दिया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, कि बच्चा जो यहाँ पे सीखा है वो घर पे भी जाके वो थोड़ा पढ़े। तो एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग को हिंदी में कहते हैं सीखने का विस्तार है। Sheila has taken up something animal to teach class third students. Which of the following activities will be beneficial for extension of their learning? तो शीला है जो क्लास थर्ड के बच्चों को पढ़ाया था, सब थीम जो था एनिमल्स उसके बारे में। तो अब वो चाहती है कि ये जो एनिमल्स के बारे में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए, यानी एक्सटेंशन हो लर्निंग की, वो विस्तार हो। तो वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ कराएगी जिससे कि वो जो उनकी मेमोरी है वो बन जाए। तो इसमें पहला रिसाइटिंग नेम्स ऑफ लोकल एनिमल्स फ्रॉम अ पोएम, सीइंग पिक्चर ऑफ जू एनिमल्स एंड लोकल एनिमल्स, सीइंग एनिमल्स इन जू, सीइंग कटआउट्स ऑफ एनिमल्स। तो इसमें जिसमें बच्चा बहुत एक्टिव होता है, ऑब्जर्व करके सीख लेता है, वो ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर वो जूलॉजिकल पार्क ले जाएगी, प्राणी उद्यान में पशु और जानवरों को कॉन्क्रीट रूप में दिखाएगी, तो वो सही हो जाएगा। Which is the most appropriate strategy to find out about festivals celebrated in the community that are linked with the water? इसमें स्ट्रैटेजी बतानी है कि कौन सी उपयुक्त स्ट्रैटेजी है या युक्ति है जिससे बच्चों में क्या हो कि जो त्यौहार जो हैं, जल संबंधित त्यौहार समुदाय द्वारा जो मनाए जाते हैं, उसको पता लगे, बच्चों में ज्ञात हो बच्चों को। तो कौन सी युक्ति आप करवाएंगे कि बच्चों को इसके बारे में पता चले? पहला तो सहपाठी द्वारा सीखना, पीयर ग्रुप द्वारा, समुदायों के त्योहारों को वीडियो देखना, ये वीडियो दिखा देगी, परिवार तथा समुदायों के बुजुर्गों की बातचीत करना, शिक्षक से चर्चा। तो बेसिकली जिसमें बच्चे अपने कम्युनिटी से, बुजुर्गों से बातचीत करेंगे, उससे सीखेंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि आप परिवार तथा समुदाय के बुजुर्गों से बातचीत करेंगे। एक कह सकते हैं कि टॉकिंग टू एल्डर्स इन द फैमिली एंड कम्युनिटी, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा बच्चों को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा फर्स्ट तथा कक्षा सेकेंड में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं होती हैं? जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास से ईबीएस की कोई बुक नहीं होती, क्लास थर्ड से फिफ्थ तक ईबीएस की बुक होती है। तो इसका रीज़न क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं? नहीं। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं? नहीं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं और कौशल्स हैं, स्किल लैंग्वेज स्किल्स हैं तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं।
तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा किए जाते हैं। तो बेसिकली जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन संबंधी जो संकल्पनाएं हैं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चरल या सामाजिक सांस्कृतिक इन्वायरमेंट जो है उसका एक उदाहरण है वातावरण का। तो इसमें आपका वाटर, फॉरेस्ट, मोनूमेंट्स नहीं होता, कम्युनिटी जो है ये सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट का एक उदाहरण होता है, जिसे समुदाय हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है? विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से निकट है। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि संबंधी अधिक जानकारी रखते हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत होता है, प्राइमरी सोर्स होता है, उसकी फैमिली होती है, उसकी कम्युनिटी होती है, उसका सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट होता है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ईवीएस टू द कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। जो जिनका संज्ञानात्मक बाधित बच्चे होते हैं, उनको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी जो है सबसे उचित होगी? कक्षा में मिश्रित सहपाठी सहयोग बनाना, पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करना, कार्यों को भागों में बांटना और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, स्पर्शी शिक्षण को अधिक सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। स्पर्शी मतलब वो दृष्टिबाधित के लिए होता है, जो विजुअल इम्पेयर्ड होता है। इसमें क्या है, जो समझ नहीं पाते, बहुत धीरे समझते, उनके लिए कार्यों को विभिन्न भागों में बांटे और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, धीरे धीरे पार्ट में तोड़ तोड़ के पढ़ाएं। ठीक है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ ईवीएस इन लेसन प्लानिंग। इसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है या विषय योजना है, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु को विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा एक आवश्यक चरण होता है? तो सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना और अनुदेशीय उद्देश्यों को आकलन की परियोजना बनाना, संकल्पना मानचित्र बनाना। जो कंसेप्ट में मैप है उसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी ईबीएस टीचिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू। तो इसमें क्या कह रहा है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। समग्र शब्द का होता है कि समग्र विकास से, होलिस्टिक अप्रोच से होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट से होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, समग्र मतलब आपका समग्र विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग आपको समझने ज़रूरत है। मतलब आकलन मतलब सीखने के लिए आकलन क्या है, या फिर कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? कार्यपत्रक द्वारा विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों की खोजना, विद्यार्थियों को अगले स्तर पर भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा लेना, अभिभावक को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई अंत में परीक्षा लेना। नहीं, स्टूडेंट टू फाइंड अ कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया थ्रू वर्कशीट इज द बेस्ट ऑप्शन है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस टू enhance एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन एवीएस अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। बच्चों में जो पर्यावरण अध्ययन है कि अब अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो पर्यावरण अध्ययन को चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसमें कह रहा है, फोकसिंग ऑन की कंसेप्ट ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स इन पेडागोजी ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड टीचिंग ऑफ ईवीएस। तो आप क्या करेंगे, जो आपको पर्यावरण अध्ययन आपको बताना है जिसमें बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, जिसमें बच्चे अनुभवात्मक सीखे, तो क्या करेंगे आप? तो जो आपका बी और सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बी एंड सी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
जिसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स इन पेडागोजी और ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड टीचिंग ऑफ ईवीएस। बी एंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें बच्चों में एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an EBS teacher asks her student to find out about eating habits, country of origin, external features such as size, color, hair, etc. of zoo animal on visit to it. Through this activity, what the process skill does she promote? मतलब एक EBS टीचर एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतें, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे उनके आकार, रंग, बाल इत्यादि की खोजने के लिए कहा। तो ये जो एक्टिविटी टीचर करा रही है उससे क्या बढ़ेगा, किस स्किल्स का विकास होगा, तो इसमें ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, क्वेश्चनिंग बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी और एक संवाद यानी कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, सेंसिटिविटी एंड कम्युनिकेशन। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द थीम इन EBS एट प्राइमरी लेवल, मतलब प्राइमरी लेवल पे कौन सा एक थीम है, तो प्राइमरी लेवल पे जो वाटर है ये एक EBS का एक थीम है, तो राइट आंसर आपका वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेगी। मतलब उच्च स्तरीय चिंतन जो है, हायर ऑर्डर क्वेश्चन, एक टीचर को किस तरीके से EBS के असेसमेंट को करने के लिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन करे जो उसके हायर ऑर्डर थिंकिंग को बताए बच्चों के, कि हम कौन सी पांच जड़ें खाते हैं, तो बहुत ईजी सा है, रटने वाला है। ऐसा क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग का नहीं है। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। वन लाइनर क्वेश्चन कभी भी जो हाई ऑर्डर थिंकिंग नहीं बताता है। बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने का ये भी एक रोट लर्निंग है। तो क्या होगा यदि पेट्रोल और डीजल जो है वो पृथ्वी पर कम हो जाएगा, तो क्या करना है, यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या करेंगे, ये आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की है। मतलब इसमें 5 ग्रुप बना है जिसमें 8 स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने पर्यावरण कंजर्वेशन मतलब जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए उन्होंने एक लघु नाटिका प्रस्तुत किया है। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। इन्होंने ये जो प्रस्तुत किया है उनकी क्रिएटिविटी से क्या आकलन किया जा सकता है, पोर्टफोलियो से नहीं। पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स मतलब वो जो टाइटल हेड उसका सेलेक्ट किया है, मान लीजिए किसी भी कंजर्वेशन पे टॉपिक जो लिया है वो डिपेंड करता है। प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग नहीं होता है, तो बेस्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपका 90 क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।